हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल KIIT सेंटर पर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा रहा हूं। पिछली दो वीडियो यूसीसी पर मैंने बनाई थी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को भी देखें ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ सके। खैर, बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पिछली वीडियोस के एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सकें। ध्यान से सुनना। पिछली वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ यूसीसी के बारे में बताया था कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो भारत में लोगों को ठीक से कंट्रोल करने के लिए, ताकि अपना काम आसान किया जा सके, जो कि वो करने आए थे, उन्होंने क्या करा, सभी पर यूसीसी लागू कर दिया था। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी को एक ही कानून मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कमर्शियल एंड क्रिमिनल लॉ, इन दोनों को सभी पर सेम लागू करा। सॉरी, सिविल लॉज पर उन्होंने कोई खास चेंज नहीं करा था। खास क्या, कोई चेंज नहीं किया था। सिविल लॉज उन्होंने सबके लिए सेम रखे थे, क्योंकि उन्हें लोग कैसे रह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। सीधी बात है, कमर्शियल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज उन्होंने सभी के लिए सेम करे। सिविल लॉज लोगों ने अपने हिसाब से बना रखे थे, जिसके अंदर जाति प्रथा, सती प्रथा, दस्यु प्रथा थी, बहुत सारी थी। वो खैर अलग बात है, अब वो ख़त्म हो गई और अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें ख़त्म होनी भी चाहिए। लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा सा एक साइड रखते हुए ये चीज़ें समझते हैं। हुआ गया कि जब भारत फिर आज़ाद हुआ तो मुस्लिम लॉज और हिंदू लॉज अपने अपने धर्मों के अपने अपने उनके उसूल थे, अपने अपने रिचुअल्स थे, ठीक है, अपने अपने रूल्स वो माना करते थे। आगे चल के जो कॉडिफिकेशन हुआ, जो ब्रिटिश के बाद जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने कॉडिफाई किए लॉज। तो हिंदू लॉज को ही कॉडिफाई किया था, मुस्लिम लॉज को कॉडिफाई उन्होंने नहीं किया था। अब हिंदू लॉज को कॉडिफाई किया तो उसमें मैरिजेस, डाइवोर्स से रिलेटेड उन्होंने क्या करा कि ये सारी चीज़ें सरकार सुपरवाइज करेगी, ठीक है, ये चीज़ थी। मैं फिर से मार्क करूँ, मुस्लिम लॉज कॉडिफाई नहीं हुए थे। अब ये चीज़ होती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 होता क्या, ये समझना, ठीक है। तो ये जब एक्ट लगाया गया 1955 में, तो ये जो कानून था ये बताता था कि पहली बात, उस समय पर ये जो मैं पढ़ देता हूँ, द हिंदू मैरिज एक्ट इनेक्टेड इन 1955 इन इंडिया, अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स मैरिज अमंग हिंदूज, कि हिंदुओं के जो विवाह होते हैं, हिंदुओं में जो डाइवोर्स वगैरह का जो भी सीन होगा, उसे सरकार गवर्न करेगी। गवर्न मीन्स सुपरवाइज करेगी। मिला जुला के बात है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स अगर किसी कंट्री में रहते हैं और अगर आपके ऊपर कुछ बीत रहे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसमें देखना चाहिए कि चीज़ें कुछ गलत तो नहीं हो रही। फिर आगे चल के यही एक्ट हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख पर भी लागू हुआ, ठीक है, कि मतलब कि सारी चीज़ें जो भी रेगुलेट की जाएंगी वो सरकार की नज़रों के सामने रेगुलेट होंगी, ठीक है। सरकार की नज़र से कुछ नहीं बचेगा, ये वाली बात थी। और ये बात अच्छी भी थी, ताकि जो भी चीज़ें खराब हो सकती थी, सरकार ने उन चीज़ों से बचा लिया, ठीक है। जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, और भी कई प्रथा हैं वो हो गई, तो वो चीज़ें नहीं होनी थी, ठीक है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसी बातें आई कि मैरिजेज अगर हों तो रजिस्ट्रार के यहाँ हो, कोर्ट में जाके की जाए। कारण क्या है, ताकि सारी चीज़ों को देख दाख कर ही मैरिज हो, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये वाली बात थी। और ये अच्छी बात है, ठीक है। कंडीशंस फॉर मैरिज, कंडीशंस बता देता है, ऐसी सीधी बात है। बोथ पार्टीज मस्ट बी साउंड ऑफ माइंड। सीधी बात क्या है कि लड़के वाले लड़की वालों की तरफ से, मतलब दोनों तरफ से हाँ होनी चाहिए, तभी शादी की जाती है, अदरवाइज नहीं, ज़बरदस्ती का पंगा नहीं। दूसरा, दे मस्ट नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। एग्जाम्पल सर क्लोज रिलेटिव, ये मैं बताऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताता हूँ। और दूसरा, ये तो पता ही है सबको कि लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए। ये हिंदू मैरिज एक्ट है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या क्या चीज़ें फुलफिल करता था। सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट, डाइवर्स प्रोविजंस, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, गार्डियनशिप। सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ प्रथाएं, जैसे कि फेरे वगैरह लेना, अंगूठे एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें अगर किसी शादी में हुई हैं तो शादी को मान्य करार दिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें समाज के सामने होती हैं, वी ऑल नो, ठीक है। आगे बात करते हैं डाइवोर्स प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस एंड एलिमनी। हमारा मेन फोकस ये है क्योंकि हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इस लेक्चर सीरीज में बने रहेंगे, धीरे धीरे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे शायद आप अनजान थे, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। कहने को तो ये दो फैमिलीज़ का मैटर होता है ना। कहने को तो ये दो मतलब कि एक कपल है, एक लड़का एक लड़की, इट्स ओके, शादी हो गई, हम क्या करें पढ़ के। बात ये है सर कि ये जो फैमिली मैटर्स होते हैं ना,
ये जो आपस के मामले होते हैं, कई बार अन्याय यही हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझेंगे जब आप इसका, जब मैं अगला लेक्चर जब मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम इस वीडियो के बाद, जब आप शाबानो केसेस, शबरीमाला केसेस वगैरह पढ़ेंगे तो। खैर अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। डाइवोर्स प्रोविजंस, मेंटेनेंस एंड एलिमनी। ध्यान से सुनना, डाइवोर्स का प्रोविज़न दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट के चलते कि अगर किसी कपल की शादी हुई है और वो खुश नहीं है साथ में तो डाइवोर्स दे सकता है, वी ऑल नो। दूसरी बात मेंटेनेंस ये है कि फीमेल को, लड़की को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है अपने हस्बैंड से अगर वो असमर्थ है काम करने के लिए, अगर उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है तो। बाकियों की बात एडॉप्शन और गार्जियनशिप यही है कि एक कपल बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, और अगर बाय चांस किसी का हस्बैंड, मान लीजिए हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो फाइनल पेरेंट मदर को बना दिया जाता है। ये वाली बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस अंडर अ मैरिज इज वैलिड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा यूसीसी में इसका क्यों रोल है और क्यों मैं बार बार इसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला, एज। एज मैंने बता दी 21 साल 18 साल होने चाहिए, मेल फॉर 21 फॉर मेल एंड 18 फॉर फीमेल। इट्स ओके, इसमें कोई दो राह नहीं, तो पता ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कंसेंट। कंसेंट ये है कि अगर एक कपल शादी कर रहा है तो दोनों में से किसी कोई मेंटल डिसऑर्डर या ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी घातक बीमारी जिसके बारे में दूसरी पार्टी को पता ना हो। ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर ना हो और भी कोई बीमारी होती है वो ना हो। ठीक है, बुखार जुकाम के नाम पर शादी नहीं तोड़ी जाती, बीमारी बड़ी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो लिविंग स्पाउस। मेन ये है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप पहले से ना तो शादीशुदा होने चाहिए, और दूसरा नहीं आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में होने चाहिए, मतलब कोई पार्टनर वार्टनर ना हो, बी सिंगल। दो फिर से आता है, नो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये वर्ड फिर आया, एंड नो स्पेंडा रिलेशनशिप्स। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या समझते हैं, लेकिन पहले ये समझ लो मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब ये, पॉलीगेमी में पता है एक से ज़्यादा पार्टनर्स रखना, मोनोगेमी मतलब एक ही रखना है। ठीक है, तो एक ही समझ लो बेटा, एक ही रखो। मतलब मोनोगेमी मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के चलते एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। थोड़ा आगे बढ़ता है, ये आता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये होता है क्या है, मैं ब्रीफ में समझाता हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि ध्यान से सुनना। देयर इज अ कपल, ठीक है, जैसे फादर एंड मदर। फादर को लेकर 5 जनरेशन पीछे चले जाइए, पापा, दादा और दादा। ठीक है, पापा दादा हो गए, दादा में फिर चाचा और ताऊ भी आ जाते हैं, फिर और ऊपर, इस तरीके से 5 जनरेशन। फिर इसी तरीके से मम्मी की तरफ से 3 जनरेशन पीछे। ठीक है, पे पहली जनरेशन चले जाते हैं, इतनी पीछे भी क्यों जाना। अगर इससे ऊपर जाए, जैसे कि 5th से 4th जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन ऊपर चले जाता है, तो ऐसा होता है जैसे पापा के पापा दादाजी, दादाजी के बेटे चाचा जी जो भी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, इन ब्रीफ में बता देता हूँ, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, भाई बहन, चचेरे भाई, ममेरे भाई, इन सब की आपस में शादी नहीं की जा सकती। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, जितने भी यहाँ पर देख रहे होंगे वीडियो को, वो बात अच्छे से जानते हैं कि आपस में ही भाई बहन से शादी कर लेना सांस्कृतिक रूप से और मॉरली गलत माना जाता है। ठीक है, ना कि केवल मॉरली, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और संविधान में भी ये बात गलत मानी गई है। ठीक है, सीधी बात है। ओके, तो यही चीज़ है कि भाई बहन, चाचा भतीजा, चाची भतीजा, है ना, मामा भांजी, ये सारी जो चीज़ है ये सुनने में बहुत भद्दा लगता है, वल्गर लगता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सीधी बात है कि आपस में शादी नहीं कर सकते, ये चीज़ कानून अपराध है। ठीक है, और यही कारण था कि हिंदू मैरिज एक्ट में सारी चीज़ें सरकार ने अपने ही नज़रों के अंडर सुपरवाइज करी थी, और ये अच्छी भी बात है। ठीक है, सुनने में अजीब है ऑफकोर्स, लेकिन होना भी चाहिए यही कि आपस में ये इस तरीके से शादियाँ नहीं की जा सकती, ना बहन भाई से, इवन दूर के रिश्तेदार की बेटे से भी शादी नहीं कर सकते, और ये अच्छी बात है। ठीक है, ओके, तो ये फैमिली में मतलब मिला जुला के बात की कि फैमिली के अंदर मैरिजेस आर नॉट अलाउड। ठीक है,
सीधी बात ये हो जाती है। अभी कुछ बोलेंगे कि नहीं हमने तो देखा होगा, सीधी बात यही है। लेकिन अगर गलत होता हुआ कुछ दिखता है और ये चीज़ गलत है, संविधान में लिखा है, देन यू कैन फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है? क्योंकि एक बार मैं ऐसी बात कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो 10th 11th के बच्चे हैं, तो उन्होंने ऐसे सवाल उठाया कि नहीं सर, इस तरह की फैमिली में होती हुई शादी हमने देखी है, और मतलब मैंने जो 4 धर्म लिए शायद उन्हीं में से कोई था। तो मैंने बोला हो सकता है हो, लेकिन पुलिस भी तो एक्शन तब लेगी ना जब कोई केस फाइल करेगा। सीधी बात यही है कि फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेस पर नो स्मोकिंग का बोर्ड है, आपने मान लिया, अच्छी बात है, बट स्टिल लोग तो स्मोकिंग करते हैं। सीधी बात क्या है, आप रोकिए ना, आप भी रोकिए। चीज़ गलत है, गलत को गलत बताइए, तभी चीज़ें ठीक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप समझ गए, डिग्रीज क्या है? डिग्रीज यही है कि फादर की तरफ 5 जनरेशन तक और मदर की तरफ 3 जनरेशन तक आपस में मैरिजेस अलाउड नहीं है, ये कानूनन अपराध है, ये मान लीजिए, ठीक है? दीज आर नॉट अलाउड। मैरिज को नल करार दे दिया जाएगा और होने भी नहीं देंगे, सीधी बात ये है, ठीक है? तो ये चीज़ है, और अगर हो भी गई है तो सरकार को पता चलेगा, तोड़वा देंगे फिर। अब ये चीज़ है, ये चीज़ समझ में आई? अब समझदारों को इशारा काफ़ी है, ध्यान से सुनो। ये सारे जो भी लॉज थे, ये हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन्स पर अप्लाई होते हैं। किन पर अप्लाई नहीं होते? तो मुस्लिम्स, ज्विश एंड क्रिश्चियंस पर। क्रिश्चियंस की स्पेलिंग गलत है, आई नो, वो आप ठीक कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर एक ट्रेजेडी शुरू होती है, क्या समझे? थोड़ा सा पीछे जाओ, मैंने ये सब कुछ बताया, और पीछे जाइए, मैंने मोनोगमी बताया, और सेकेंडरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि फैमिली के अंदर शादी करके बैठ जाना, ये गलत बात है, ठीक है? ऑफ कोर्स गलत ही है, मतलब कानूनन हिसाब से गलत ही है, ठीक है? तो वही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट इन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, मतलब कहीं से कहीं तक भी कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है? गलत चीज़ गलत होती है, सही चीज़ सही होती है, तो बात यही है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये था, ओके? सो इस वीडियो में इतना ही, और अगली जो वीडियो होगी देखना ना भूलिएगा, और उसमें हम और अच्छे से समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसका क्या इस्तेमाल है। अभी शायद आपके समझ में आ गया होगा, हिंदू मैरिज एक्ट गिनती के 4 धर्मों पर लगा, बाकी भी इन पर नहीं लगा, और जिन पर नहीं लगा आगे काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हैं, वो पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और मैं भी ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि यूसीसी सही साबित होगा कि नहीं, बट आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये सही है या नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, इट्स ऑल अबाउट टुडे। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.